नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी की नजरें अब दिल्ली पर टिकी हुई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार भी दिल्ली दूर ही रहने वाली है। दरअसल बीजेपी इस बार भी उलझन में है कि वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़े। पहले कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी के कारण बीजेपी दिल्ली में सत्ता से दूर रही, लेकिन केंद्र की सत्ता में उसने एक दशक से ज्यादा का वक्त गुजार दिया है और कायदे से वो दिल्ली में केंद्र की तरफ से किए गए कामों पर वोट मांग सकती है। लेकिन यहां भी बीजेपी के खाते में कुछ खास नहीं है और जिसका हिसाब वो जनता के बीच रख सके, लिहाजा उसके निशाने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हैं। इन दोनों दलों के नेताओं पर आरोप लगाने और फिजूल बयानबाजी करने के अलावा बीजेपी इस ताक में भी है कि कब इंडिया गठबंधन टूटे और उसकी किस्मत चमके। लेकिन बीजेपी को यहां भी निराशा हो रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर अब नए दावे हो रहे हैं। आज ही एक दावा अखिलेश यादव ने किया है। बीजेपी की परेशानी यह भी है कि उसका अपना गठबंधन यानी एनडीए भी दिल्ली में बिखर गया है और इसके साथ बीजेपी में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। ये सुर दिल्ली से मुंबई तक उठ रहे हैं। आज ही महाराष्ट्र में बीजेपी के अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान देकर मोदी और साथ साथ देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उनको चेतावनी दे दी है। गडकरी ने कहा है कि चुनाव में जीत हार से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हमारे कार्य से ही हमारी पहचान होती है। गडकरी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को हराकर सिर्फ संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जनता के जीवन में परिवर्तन लाना है, नहीं तो जनता सवाल पूछेगी कि आपने क्या किया। जो उन्होंने किया वही आपने किया। हमें पिछली सरकारों से 10 गुना अधिक काम करने की जरूरत है। गडकरी ने महाराष्ट्र में युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया और पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना यानी स्मार्ट सिटी पर एक तरह से तंज कस दिया कि सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट विलेज होने चाहिए। लोग मजबूरी में शहर आते हैं। आइए जरा गडकरी, लेकिन बोल रहे हैं गडकरी साहब मराठी में। बातें इसलिए पहले हमने रख दी आपके सामने कि उन्होंने कहा क्या है। जो मराठी हमारे साथी समझते हैं वो समझ लेंगे, जो नहीं समझते हैं हिंदी तर्जुमा आपके सामने रख चुका हूं। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं गडकरी और कैसे यहां गडकरी ने बगावती सुर को और बुलंद किया है, कैसे बगावती सुर यहां बीजेपी के अंदर खाने दिखाई दे रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं और कैसे नरेंद्र मोदी इससे घिरते नजर आ रहे हैं। जरा सुन लीजिए गडकरी को। द्याच्या रूपाने आपलं उद्दिष्ट आहे। आपली संस्कृती हे नाही सांगत की माझं कल्याण पहिल्यांदा करा, मग माझ्या परिवाराचं करा। आपली संस्कृती सांगते पहिले विश्वाचं कल्याण झालं पाहिजे। ज्ञानेश्वरांनी सांगितलं की विश्वाचं कल्याण झालं पाहिजे। आपला इतिहास हा निस्पृह, निस्वार्थी, समर्पित, समाज सुधारक, क्रांतिकारक देशभक्तांचा इतिहास आहे। या समाजातली गरिबी, भूकमरी, बेरोजगारी दूर नाही करता येणार। आपल्या देशाला लागणारं उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप नाही करता येणार। सगळ्यांना शुद्ध स्वच्छ पाणी नाही देऊ शकत आपण। या प्रत्येकाला घर नाही देऊ शकत। हेल्थ सर्व्हिसेस मध्ये आपल्या सगळ्या गरीब जनतेला आपण सगळ्या वैद्यकीय सुविधा नाही देऊ शकत। सगळ्या तरुण मुलांच्या हाताला आपण काम नाही देऊ शकत। शेतकऱ्यांच्या शेतीला आपण पाणी मिळवून नाही देऊ शकत। आपण ही सगळी कामं पूर्ण करू शकतो। ही सगळी कामं पूर्ण करण्याची ताकद, शक्ती आपल्यामध्ये आहे आणि आपल्या नेतृत्वामध्ये आहे। आणि म्हणून येणाऱ्या काळात आपल्याला कुठे फोकस करायचा आहे? आपल्याला केवळ काँग्रेसची सत्ता गेली एवढ्यावर समाधान नाही आहे। तर ते गेले आणि आपण आलो आणि परिस्थिती जर बदलणार नसेल तर समाज आपल्याला प्रश्न विचारणार आहे की ते होते तेव्हाही असंच होतं आणि तुम्ही होते तेव्हा असंच होतं, तुमच्या येण्यातून काय झालेलं आहे? आणि म्हणून जे काँग्रेसच्या राष्ट्रवादीच्या काळात झालं नाही त्यापेक्षा 10 पटीने उत्तम काम समाजातल्या गाव, गरीब, मजदूर, शेतकऱ्याच्या हिताकरता करण्याची जबाबदारी आपली आहे। मी एक खूप चांगलं उदाहरण तुम्हाला सांगतो। गडचिरोली जिल्हा हा महाराष्ट्रातला सगळ्यात मागासलेला जिल्हा आहे। आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे। गेल्या 25 वर्षापासून स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर आपले नेते, त्यांच्या नावाने आम्ही ट्रस्ट काढला होता।
त्यांच्या मृत्यूनंतर आम्ही 1600 शाळा चालवतो, एकल विद्यालय, 1800 शिक्षक आहेत आणि ते 1800 शिक्षक जे आहेत ते संध्याकाळी 6 नंतर गावात राहू शकत नव्हते. गाव जिल्ह्यामध्ये रोड नव्हते. म्हणजे परिस्थिती एवढी बिकट होती की डॉक्टर आणि दवाखाना आणि शाळांचा तर पत्ता नव्हताच, पण मिठाच्या ऐवजी लाल मुंग्या बारीक करून मिठाच्या ऐवजी त्याचा उपयोग आदिवासी. तो साफ साफ यहां अपनी सरकार को ही घेरते हुए नजर आ रहे हैं नितिन गडकरी। आपको बता दूं कि नितिन गडकरी पहले भी मोदी को खरी खरी सुना चुके हैं। वो कांग्रेस के अच्छे कामों की तारीफ करने और बीजेपी की खामियों को दिखाने से गुरेज नहीं करते हैं। और अब देखना होगा कि मोदी और अमित शाह गडकरी की इन बातों पर क्या कहते हैं। वैसे आज महाराष्ट्र में ही इसी सभा में अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। यह भी अजीब बात है दोस्तों कि जब बीजेपी को अपनी ताकत पर इतना भरोसा है और हर बार जीतने का यकीन है, तो उसे इंडिया गठबंधन पर आखिर बात क्यों करनी पड़ती है। इंडिया गठबंधन क्या करता है, रहता है, नहीं रहता है, यानी इंडिया गठबंधन का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी फिक्र आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्यों होती है। आइए जरा सुन लेते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कह रहे हैं अमित शाह, और इनके बाद सुनेंगे इधर इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं को भी कि वो इस गठबंधन को लेकर क्या कहते हैं। इंडिया गठबंधन, एनडीए और इन सब के बीच कैसे बिखरता हुआ, कैसे बगावती सुर तेज होते हुए हम सुन रहे हैं, और खासकर नितिन गडकरी अपनी सरकार को कैसे घेर रहे हैं, ये सब कुछ आप लोग देख रहे हैं। पहले सुनिए अमित शाह को। अलायंस की स्थिति क्या है। मुंबई में चुनाव आ रहा है, शिवसेना कांग्रेस से अलग लड़ने वाली है। दिल्ली में चुनाव आया, कांग्रेस और आप पार्टी अलग लड़ रहे हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग पड़े हैं। बिहार में लालू भी छटपटा रहे हैं। पूरा इंडिया अलायंस एक घमंडिया गठबंधन वेर विखेर होने की शुरुआत हुई है। इसमें महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपके विजय ने इनका तो सुन रहे थे आप अमित शाह को। खैर, अमित शाह इंडिया के यानी इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद नजर नहीं आ रहा है कि इसी दिल्ली में एनडीए बिखर चुका है। अजित पवार का एनसीपी पहले 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और अब उसने 25 से 30 कह लें, 25 से 30 और सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। रामदास आठवले भी 15 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुके हैं। जेडीयू ताक में है कि बीजेपी उससे हिस्सा देती है या नहीं देती है, वरना वो भी अलग राह पकड़ेगी इसी दिल्ली में। और यही कदम चिराग पासवान की लोजपा और जीतन राम मांझी की हम भी उठाने जा रहे हैं। इधर करावल नगर सीट से कपिल मिश्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कपिल मिश्रा आपको याद होगा, बिल्कुल धड़ाधड़ अपनी बातें रखने वाले बहुत ही चर्चित बीजेपी के नेता। और कपिल मिश्रा को उम्मीदवार जब करावल नगर सीट से बीजेपी ने बनाया तो यहां के मौजूदा विधायक मोहन सिंह विष्ट ने नाराजगी जताते हुए कह दिया है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। मतलब दिल्ली में बीजेपी बगावत का शिकार हो रही है और यह बात अमित शाह जी को या नरेंद्र मोदी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर अहम बयान दिया है और बयान में यह कहा है कि इंडिया गठबंधन का गठन भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने के लिए किया गया था। समाजवादी पार्टी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले दलों के साथ मजबूती से खड़ी है। आइए जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव को क्या कह रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी, सुनिए जरा इनकी बात। और यहां से जहां एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन, वो इंडी नाम लेते हैं, इंडी गठबंधन बिखर रहा है और कैसे बिखर रहा है वो बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कितना डरे हुए हैं वहां अमित शाह, वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को सुनिए। इंडिया गठबंधन वैसा इंटैक्ट है जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा।
तो अखिलेश यादव का यह बयान काफी मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, मगर इंडिया के बने रहने की बात का मतलब है कि विधानसभा में अलग अलग लड़ने के बावजूद बीजेपी के खिलाफ गठबंधन कायम है। संजय राउत ने भी यही कहा है कि कांग्रेस को इंडिया को एकजुट रखने और आगे ले जाने की भूमिका निभानी है। अखिलेश यादव के बयान से बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है और उधर कल से राहुल गांधी दिल्ली के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कल इसी वक्त उनकी सीलमपुर में, दिल्ली के सीलमपुर में रैली होगी, जिसमें देखना होगा कि वो किस तरह से, यानी राहुल गांधी किस तरह से बीजेपी को घेरते हैं। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि कैसे एनडीए टूट रहा है और बीजेपी में बगावत कैसे तेज हो रही है, और इन सब के बीच अलग अलग बयान आपने सुन लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और फिर देखिए इस वक्त हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, संजय कुमार सिंह साहब हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं और राहुल लाल जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं जरा जल्दी से, पहले जयशंकर जी आपके पास ही, दिल्ली से लेकर उधर आप अभी मराठी थोड़ी बहुत समझ भी लेते हैं, आपने सुन लिया। गडकरी साहब से ही शुरुआत करते हैं। गडकरी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की जीत या कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा देते रही है बीजेपी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी, कह लें कि कांग्रेस को हरा देना मात्र ही और उससे काम नहीं चलेगा। गडकरी साहब के ये का कहना है कि स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट विलेज चाहिए, और बाकी बातें आपने सुन ली। ये जो तेवर है गडकरी साहब का, क्या ये घेरते हुए नजर नहीं आते और बार बार घेरते हैं? आखिर क्या कारण है कि अब गडकरी साहब वो भी महाराष्ट्र में जाके ज्यादा घेर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और उनके इन तमाम बातों के तहत जो उन्होंने पहले किए अपने विचार रखे हैं नरेंद्र मोदी ने, उस पर वो घेरते हुए दिखते हैं। जयशंकर जी। राजीव जी, नरेंद्र मोदी की सरकार में अकेले नितिन गडकरी एक ऐसे चेहरे जो जिनका काम दिखता है, सड़कों पे दिखता है, सड़कों पे जो काम हुआ है, राजमार्गों पे जो काम हुआ है, और दूसरा एक उनकी शोहरत है कि वो बेलाग बोलते हैं, कभी भी बात की चिंता नहीं करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा और क्या उसका रिएक्शन होगा। उनको जो सही लगता होते हैं, जिसको गलत लगता है उसको गलत भी बोलते हैं। वो उनकी अपनी एक खासियत है, और उनके साथ चूंकि आरएसएस की बहुत बड़ी बैकिंग भी है, इसलिए अभी तक उनका कोई बाल बांका भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक जो भाषण की बात है उनका साफ साफ मैसेज यही है कि भाई ये कहने से कहीं चलेगा कि उन्होंने क्या किया। अब ये बताइए कि उन्होंने जो किया सो किया, आपने क्या किया? और आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब है कि आप नहीं करना चाहते हैं। जितने काम उन्होंने गिनाए, बेरोजगार सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, किसानों के सवाल पे, जितने सवाल उठाए उन्होंने, इसका मतलब है कि उनकी समस्याओं का समाधान करने में नरेंद्र मोदी की हो या फडणवीस की सरकार ने कुछ खास काम नहीं किया है, और उसी का तकाजा कर रहे थे कि भाई ये काम नहीं चल सकता है। कांग्रेस हार गई, ठीक है, बदलते रहता है, राष्ट्रवादी हार गई, ठीक है, लेकिन वो जीत कर भी आ सकते हैं। ये उनका एक मैसेज था कि भाई अगर आप ठीक से काम नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, बाकी जो उसने क्या किया क्या नहीं किया ये तो मतलब नहीं है। उन्होंने गढ़चिरौली जो नक्सल प्रभावित जिला है, जिसकी सीमाएं लगती है तेलंगाना से लगती हैं, तो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि कैसे वहां पे कुछ भी नहीं था एक जमाने में, लेकिन संकल्प शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति ने वहां पे कैसे कैसे काम किए। तो सबका उदाहरण दे रहे थे वो। ठीक बात है, सरकार को वो सचेत करते रहते हैं, लेकिन सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी तो उनके ऊपर है। और जहां तक स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज का है कि भाई अब तो सवाल है कि स्मार्ट सिटी है कहाँ? हिंदुस्तान में एक भी शहर के बारे में नरेंद्र मोदी या गडकरी खुद भी दावा नहीं कर सकते हैं कि ये शहर जो है स्मार्ट सिटी बन गया है। जो स्मार्ट सिटी के पैमाने हैं, हाँ उसके नाम पे करोड़ों अरबों रुपए डकार लिए गए होंगे, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन हमको तो कम से कम, हम भी थोड़ा बहुत तो हम लोग भी घूमते ही रहते हैं देश में, तो लेकिन हमको कोई अभी तक तो स्मार्ट सिटी कुछ दिखाई दिया नहीं कहीं पर। तो स्मार्ट विलेज की बात तो खैर छोड़ ही दीजिए, अभी स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रही है, वो सब जुमलों में ज्यादा दिखता है। वहीं पर अमित शाह का जो भाषण है, मतलब अहंकार की कोई सीमा हो सकती है क्या? ये तो सोचने वाली बात है कि जिस ढंग से अमित शाह, भाई आपको इंडिया अलायंस की चिंता क्यों है? आप तो अपने एनडीए अलायंस की चिंता करिए। एनडीए अलायंस जो आप, अगर आप उनको
इंडी अलायंस कहते हैं तो आप एनडी अलायंस है। तो एनडी अलायंस के बारे में आपको विचार करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई क्या वजह कि अजीत पवार उसी महाराष्ट्र में आप भाषण कर रहे हैं, उसी महाराष्ट्र के अजीत पवार अपनी एनसीपी का चुनाव लड़ा रहे हैं, अपने उम्मीदवारों को दिल्ली में आकर के चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या वजह है कि चिराग पासवान या जीतन राम मांझी हो या और लोग हों, जनता दल यू भी चाहता ही है कि हम भी अपने यहाँ उम्मीदवार लड़ाएं। और बिहार में जिस ढंग की बातें चल रही हैं वो अपने आप में इंडिया अलायंस के लिए बहुत अच्छे सुखद तो नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये बात तो सबकी समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार बहुत सहज स्थिति में वहां अपने को महसूस नहीं कर रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन अब वो क्या करेंगे, इस उनकी उम्र है, उनका स्वास्थ्य है और बाकी जो समीकरण बन रहे हैं बिगड़ रहे हैं उसके मद्देनजर अब वो देखेंगे। लेकिन उनके बारे में कोई, हमने कहा, कोई इतनी आसानी से प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है कि कब वो क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे। तो असल बात तो यह है कि एनडीए जो है, एनडीए अलायंस जो है इनका, मोदी जी का या अमित शाह जी का, उसकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। और दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी शहर है जहां सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग और सबसे ज्यादा लोग कामकाजी लोग, मध्यम वर्ग है, यहाँ पे 26 साल से सत्ता से बाहर है बीजेपी। आप कल्पना कर सकते हैं कि 26 साल से बाहर हैं और उसके बाद मतलब एक समय ऐसा आया कि 3 विधायक इनके जीते, उसके बाद अभी 7-8 विधायक जीत करके आए। आज पूरी पार्टी में देख रहा था कि अभी तक तो उन्होंने शायद 58 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें कम से 1-1.5 दर्जन उम्मीदवार ऐसे हैं जो दूसरे दलों से लाए गए हैं। मतलब उनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है। कैलाश गहलोत को ले गए, उनको उम्मीदवार बना दिया, कपिल मिश्रा को इस बार की लिस्ट में डाल दिया, इसके पहले वो राजकुमार आनंद, राजकुमार चौहान, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सलाह ला करके लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब इसका रिएक्शन ये हो रहा है राजीव जी कि जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी है, विरोध किया है, सब कुछ किया है, अब उनके अंदर कसमसाहट हो रही कि भाई हम किस लिए हैं, हम सिर्फ झोला बस्ता उठाने के लिए हैं, झंडा पोस्टर बना लगाने के लिए हैं, और ये जिसके खिलाफ हम लड़ते हैं उसी को ला करके टिकट दे रहे हैं ये लोग। तो उसके लिए भी एक अंदर अंदर उनके अंदर जो गुस्सा घुस रहा है, घुमड़ रहा है भाजपा के अंदर। तो अमित शाह को चिंता इस बात की करनी चाहिए। एनडीए के अलायंस अगर कह रहे हैं कि नहीं, हाँ हमको कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है, हम भी आकर के लड़ेंगे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी पहले वाली स्थिति में तो है नहीं कि उसके पास 300 से ज्यादा सांसद हैं, अब 240 सांसदों की पार्टी है और अभी तक एक पद का इजाफा उनकी झोली में हुआ नहीं है। तो अब उनको लग रहा है, एनडीए के लोगों को भी लग रहा है कि भाई हमारी कीमत पे चल रहा है तो हमको भी उसका माल मलाई दो, उसका हिस्सा दो। हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं तो हमको भी वहां कुछ दो सीटें। अब रामदास, हालांकि देखिए उसमें एक चाल भी है, रामदास अठोले हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, इनका मेन मकसद यहाँ पे प्रेजेंस फेल्ड कराना नहीं है। इनका मेन मकसद है उसके नाम पे कुछ पैसा मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी से उनको पैसा मिलेगा, और जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है, दलित वर्ग है, उसमें से कुछ एक वोट, अगर सैकड़े वोट भी ले गए, हालांकि हमको नहीं लगता कि सैकड़े और हजार की सीमा ये लोग पार कर पाएंगे, लेकिन अगर सैकड़े हजार भी वोट इन्होंने काट लिया तो जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की झोली से ही जाएगा। तो मुख्य मकसद तो इनका वो है। लेकिन ये बात सही है, सिद्धांत रूप में या तकनीकी रूप में देखिए तो एनडीए तो बिखर रहा ही है, आपके अंदर के लोग निकल करके आ रहे हैं, बाहर लड़ रहे हैं। अब अजीत पवार क्यों लड़ना चाहते हैं हमारी समझ से परे है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ उनकी पार्टी का, जब शरद पवार जी एक क्षेत्र राजनीति करते थे तब भी एनसीपी का कोई यहाँ जनाधार नहीं था, न कभी उनके कोई लोग जीतते थे या हारते थे, उस ढंग से नहीं लड़ पाते थे। तो लेकिन अब अजीत पवार लड़ रहे हैं तो अब सोचने वाली बात है कि क्या वजह हो सकती है, क्या वो बीजेपी को कुछ देना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं है, ये चीजें हैं। तो इन पर विचार करने के बाद अमित शाह जी लगातार जो है इंडिया अलायंस के बारे में चिंतित रहते हैं। जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, वीडियो आपका थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा आता हूं जयशंकर जी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दोबारा जुड़ जाइए, क्योंकि कई बार होता है लिंक में दिक्कत आती है। प्रशांत टंडन जी, हालांकि शुरुआत में आपका वीडियो भी डाउन दिखाई दे रहा था, जरा आपके पास, आपको भी मैं कहूंगा कि दोबारा अगर जुड़ ले तो ज्यादा बेहतर है। संजय जी के पास आता हूं तब तक। संजय जी, जरा आपसे समझूं
कि ये गडकरी साहब हो, चाहे इधर अमित शाह हो, चाहे उधर अखिलेश यादव हो, सबके बयानों को आपने सुन लिया। यहां समझना जरूरी है, चुनाव सिर पे है, दिल्ली का चुनाव बहुत अहम चुनाव है और पिछले 25-26 साल से दिल्ली में सत्ता पर बीजेपी काबिज नहीं हो सकी है। बीजेपी के लिए एक मौका है कि वो काबिज हो पाए, लेकिन इंडिया गठबंधन के टूटने की बात उधर अमित शाह कह रहे हैं या बाकी ये लोग कह रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि एनडीए में कितनी खलबली मची हुई है और एनडीए के साथ साथ बीजेपी के अंदर जो खलबली मची हुई है उसकी बानगी तो दिख ही रही है। अमित शाह यहां कह रहे हैं, लेकिन गडकरी साहब को देखिए, कई ऐसे हैं नेता जो अंदर खाने। अब कपिल मिश्रा को अगर टिकट दे दिया गया तो जो सिटिंग विधायक है वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, भले निर्दलीय लड़ूं। और आप देख लीजिए एनडीए गठबंधन के कई दल, घटक दल जो हैं ऑलरेडी अपने प्रत्याशी यहां उतार चुके। कैसे देखा जाए? ऐसे देखता हूं कि बीजेपी की चुनाव लड़ने की कोई तैयारी नहीं है। जैसे कहा सब लोगों ने कि 26 साल से सत्ता में नहीं है, तो 26 साल से सत्ता में अगर नहीं है और 10 साल से केंद्र में सत्ता में है, कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, तो उस लिहाज से दिल्ली में सत्ता पाने के लिए भाजपा को जो मेहनत करनी चाहिए थी, जो रणनीति बनानी चाहिए थी, जो योजना बनानी चाहिए, जो मुद्दे उठाने चाहिए थे, जो काम करना चाहिए था, उसमें से कुछ भी नहीं है। और जमीन पे तो कुछ नहीं है, इनकी तैयारियों में भी कुछ नहीं है। मतलब हालत यह है कि चुनाव की घोषणा वाले दिन प्रधानमंत्री शीश महल का मुद्दा उठा रहे हैं और शीश महल का जो मुद्दा था वो जिस तरह से पिटा वो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद से अब ये सीएजी वाला मामला उठा। बीजेपी ने कल आरोप लगाया कि सीएजी ने शराब नीति में इतना, और मुझे लगता नहीं है कि वो उतना गंभीर हुआ जिस ढंग से इन लोगों ने उठाया था। लेकिन सीएजी का मामला भी वैसे ही है। जब वो कानून वापस ही ले लिया गया, उसके लिए केजरीवाल से लेके सिसोदिया और संजय सिंह सब जेल हुआ है, तो उससे नुकसान हुआ का क्या मतलब है? और यही नहीं, नुकसान तो 2G घोटाले में 1,76,000 करोड़ का हुआ था, जो तब के सीएजी ने कहा था, और उसके बाद उनको इनाम मिला, और 5G में जो इन्होंने मिनिमम प्राइस रखा वो नहीं मिला, और वो 1,76,000 करोड़ से कई गुना कम था। तो उसमें सीएजी के आरोप का कोई मतलब नहीं है। और वो किस लिए लगा रहे हैं? कल आज अखबारों में छप गया, कल उन्होंने आरोप लगाया तो आज अखबारों में छप गया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो मुद्दा बनेगा। तो वो भी मुद्दा नहीं है, और उससे बीजेपी का हल्कापन ही दिख रहा है कि आपने एक बार सीएजी के नाम से या सीएजी के आरोपों से जो कुछ भी मैदान मारना था सो सब मार लिया, और उसके बाद दिखाई दे रहा है कि आपने सीएजी को इनाम दिया, सब कुछ किया, और अब फिर जब शीश महल का मुद्दा पिट गया तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि उससे केजरीवाल ने जो किया या केजरीवाल की जो शराब नीति थी उससे इतने करोड़ का नुकसान हो गया। जब नीति लागू ही नहीं हुई और जब उसके लिए वो जेल हुआ है तो नुकसान क्या हुआ? और दूसरी बात, बिहार और गुजरात में तो पूर्ण शराबबंदी है, तो नुकसान वहां नहीं हो रहा है, नुकसान तो वहां भी हो रहा है। तो सरकार का काम ही यही होता है कि वो अपनी जरूरत के अनुसार या जनता की जरूरत के अनुसार नीति बनाए, और उसमें जो पैसे आते हैं उसी से सरकार चलती है, सबको पता है। तो इसमें बीजेपी कहना क्या चाहती है और वो मुद्दा क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, और जाहिर है किसी को नहीं समझ में आया, इसलिए वो चिपका दे। लेकिन बीजेपी की हालत ये है कि इसको भी मुद्दा बनाना पड़ रहा है। तो इस तरह से अगर अभी ये स्थिति है तो मुझे लगता नहीं है कि इनके पास कोई तैयारी है, कोई योजना है, कुछ भी है। और जहां तक दूसरे दलों की बात है, अब जब ये इंडी गठबंधन की बात करते हैं तो इसलिए बताते हैं कि वो एकजुट नहीं है, हम एकजुट हैं, और हम एकजुट है में वो अपना वाला छिपा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अगर वो छिपा रहे हैं तो मुझे लगता है कि चूंकि इनके पास कोई तैयारी नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि जीतेंगे कैसे, वो ईवीएम से जीतेंगे कि फर्जी वोटर से जीतेंगे कि बीजेपी के नाम से जीतेंगे कि हिंदुत्व के वोट से जीतेंगे कि केजरीवाल के विरोधी वोटों से जीतेंगे, इनको पता ही नहीं है कि कैसे जीतना है। तो ये सारी तैयारियां कर ले रहे हैं। और जो 4-5 उम्मीदवार जो अपनी पार्टी के खड़े किए जाते हैं वो डमी उम्मीदवार होते हैं, जिनसे गाड़ी वाड़ी का पैसे खर्च करने के लिए और गाड़ी वाड़ी का आराम मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि वो सब कर रहे हैं, और वो उनका आंतरिक विरोध मुझे लगता है कि वो कम होगा। ज्यादा ये है कि वो इनका उपयोग करेंगे चुनाव के समय मतदान केंद्र पे ज्यादा आदमी बैठाने के लिए। उससे होगा क्या कि कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के जो वहां सेक्टर में जो लोग रहेंगे वो बोल नहीं पाएंगे, विरोध नहीं कर पाएंगे। अब जैसे एक एड्रेस से
सांसद के घर से अगर ज्यादा वोटर बना दिए गए हैं तो वहां बैठा हुआ आदमी तो विरोध करेगा ही। लेकिन अगर वहां सभी पार्टी के लोग कहने लगेंगे नहीं 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 ठीक है, तो कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का जो वहां प्रतिनिधि होगा वो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा और इस तरह से वोट पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सब उस तरह की तैयारियां हैं जो असल में चुनावी तैयारी नहीं है, और चूंकि इनके पास कोई तैयारी है नहीं तो इसलिए यही सब उपाय कर सकते हैं जो कर रहे हैं और किया जा रहा है। और इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, और केजरीवाल को खराब कहने के लिए भी कुछ नहीं है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, उसके लिए भी कुछ ठोस नहीं है। तो करें क्या बेचारे? तो उसमें मुझे परेशान है, और चुनाव लड़ना है, छोड़ सकते नहीं। कांग्रेस लड़ रही है, वो इनको बुरा लग रहा है, छोड़ तो सकते नहीं कि नहीं हम लड़ेंगे नहीं, तो लड़ रहे हैं। और उम्मीद है कि शायद अगर कैसे कहीं से भी किसी भी तरह से जीत गए तो जीत गए, और इनको ज्यादा उम्मीद है कि केजरीवाल के विरोधी वोट इनको मिलेंगे, एंटी इनकम्बेंसी वोट से मिल जाएगा, और इसीलिए वो कांग्रेस से परेशान है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी वोट कांग्रेस को चला गया तो हम फिर भी कुछ नहीं जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी की सिनेरियो यही है, आगे क्या होता है देखते हैं। जी, आगे क्या होता है देखा जाएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां पर एक तरफ दिल्ली का चुनाव और दूसरी तरफ उधर नितिन गडकरी का बयान, और फिर अमित शाह इंडिया गठबंधन पर आखिर क्यों हमलावर हैं, यह समझना जरूरी है। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। अमित शाह इंडिया गठबंधन का जिक्र, और वो भी जाकर वहां महाराष्ट्र में आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? दिल्ली का चुनाव, दिल्ली को लेकर लालू प्रसाद यादव की बात भी कर रहे हैं कि वो भी कसमसा रहे हैं, क्या मतलब है? तो नितिन गडकरी ने वहां कहा है और दिल्ली का चुनाव, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज के डिबेट में। नितिन गडकरी ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक तरीके से परोक्ष तरीके से हमला कर रहे हैं मोदी और अमित शाह की मोनोपोली पे, ड्यूओपोली पे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के अंदर एक डिबेट शुरू है, और वो डिबेट अभी बीजेपी के अंदर, नड्डा आपको मालूम है कार्यकारी अध्यक्ष है, एक नए अध्यक्ष की तलाश हो रही है, अंदर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन चल रहे हैं। अंदर पार्टी के अंदर ये बहुत बड़ी डिबेट है कि बहुत ज्यादा केंद्रीकरण हो रहा है, पार्टी दिल्ली से चलाई जा रही है। और लोग एग्जाम्पल देते हैं कि कभी कांग्रेस में भी यही हुआ करता था और कांग्रेस का ये हाल हुआ। अब बीजेपी के अंदर शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया है, बीजेपी के अंदर रमन सिंह है, इन सब को साइडलाइन कर दिया गया है। अपने अपने इलाके में ये भी मास बेस्ड लीडर्स हैं। नितिन गडकरी इसलिए इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी जो लग रहा है ऐसा, जो अभी बीजेपी का मूव है, और खासकर महाराष्ट्र हरियाणा जीतने के बाद जो एक दबाव था आरएसएस की तरफ से कि नड्डा जी को हटाओ और नया कोई अध्यक्ष बनाओ, उस पे अभी अमित शाह वापस हावी हो गए हैं। तो बहुत संभावना है कि ये जो मोदी और अमित शाह की बीजेपी पकड़ है वो बरकरार रहेगी, और इसको लेकर बीजेपी के अंदर एक बहस है, एक जिसको थोड़ा मोड़ा रिबेलियन है, लेकिन अभी खुले तौर पे नहीं है, लेकिन अंदर सुबुगाहट है इसको लेकर कि मोदी और अमित शाह का कंट्रोल, जो एब्सोल्यूट कंट्रोल बीजेपी में है, उसको लेकर बीजेपी में परेशानी है। अब यही परेशानी एक्सटेंड हो रही है दिल्ली में। दिल्ली में बीजेपी इतने साल, 26 साल हो गए, सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना के बाद कोई नया लीडर नहीं खड़ा कर पाई। कांग्रेस का भी हाल है कि शीला दीक्षित के बाद वो कोई एक ऐसा नेता नहीं खड़ा कर पाया जो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले, इसीलिए दोनों पार्टियों का कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो संजय जी भी जिस तरह इशारा कर रहे थे, बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विनिंग फॉर्मूला नहीं है। इलेक्शन कमीशन का सहयोग रहेगा, ब्यूरोक्रेसी का सहयोग रहेगा, मीडिया का सहयोग रहेगा, जो उनका अपना मीडिया है। उसके अलावा जो पॉलिटिकली एक सोल्यूशन होना चाहिए वो बीजेपी के पास नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की काट क्या निकाले। तो कभी सीएजी रिपोर्ट आती है तो सीएजी रिपोर्ट
कहीं मिलती नहीं किसी को। उसके बाद वो शीश महल का नैरेटिव चलता नहीं है बहुत आगे तक। तो कोई बीजेपी के पास है कोई नैरेटिव या कोई एक नेता, दिल्ली का नेता नहीं, जैसा कभी जो है खुराना हुआ करते थे या और भी जो दिल्ली के नेता थे, साहब सिंह वर्मा थे, सुषमा स्वराज थी। तो बीजेपी के सामने ये क्राइसिस है कि वो इलेक्शन में क्या लेकर जाए। अब नफरत का एक एजेंडा वो लेकर चल रहे हैं और नफरत का ट्रायंगल उन्होंने तिकड़ी खड़ी करी है। और तीनों जो नेता जिनका अभी आप चर्चा कर रहे थे, कपिल मिश्रा, रमेश विद्रोही, प्रवेश वर्मा, ये तीनों अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कह रहे हैं। ये तीनों नफरत के लिए जाने जाते हैं, नफरत के बयान के लिए जाने जाते हैं। क्या इसके सहारे बीजेपी दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है? तो दिल्ली के पास बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है आम आदमी पार्टी को के जवाब में। और सब कुछ कर लिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया है इन्होंने, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। उसके बाद भी इनके पास कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं है, जवाब नहीं है। अब रही बात अमित शाह की, देखिए अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव का नाम क्यों लिया? इंडिया गठबंधन तक तो सब ठीक है, बिहार में कोई ऐसा तो नहीं होगा, इलेक्शन होने वाले हैं अभी, बिहार के इलेक्शन में महीनों बाकी हैं, साल के एंड में होगा। लालू प्रसाद यादव का नाम वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको अब बिहार से परेशानी हो रही है, नीतीश कुमार से। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार लालू के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है और वो खिचड़ी एक वास्तव में खिचड़ी खाने में जा भी रहे हैं मकर संक्रांति के बाद जी। तो वो परेशानी लालू यादव से वो है कि लालू प्रसाद यादव कुछ खिचड़ी पका रहे हैं नीतीश के साथ मिलके, इसलिए अचानक उनको जो लालू प्रसाद याद आ रहे हैं महाराष्ट्र में, वो इसलिए याद आ रहे हैं। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में थोड़ा आज आपका वीडियो डाउन लग रहा है प्रशांत जी, थोड़ा चेक कीजिएगा। और राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे भी समझो, बहुत कुछ यहाँ महाराष्ट्र की धरती से जो बातें हुई हैं, खासकर अमित शाह ने जो बातें कही हैं, जो गडकरी ने बातें कही हैं, उस पर चर्चा जरूरी है क्योंकि उससे ये समझ में आता है कि वो इशारा जो है, एक तरफ गडकरी साहब का इशारा है नरेंद्र मोदी की तरफ, उनके सरकार चलाने की पद्धति प्रक्रिया जो भी कह लें उस पर, और दूसरी तरफ इधर आखिर क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह, लेकिन वो खुद नहीं देख रहे हैं कि एनडीए में क्या हो रहा है। और इन सबको देखा जाए तो फिर आपको कहां क्या दिखाई देता है, कैसे यहां ये जो कुनबा है, खासकर जो एनडीए है उसमें बिखराव, बीजेपी के अंदर बगावत तेज, कैसे मोदी को अपने लोग घेर रहे हैं, तमाम बातें जरा बताइए। देखिए, हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि अब हम लोग 2025 में हैं और आरएसएस के दृष्टि से वो 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है आरएसएस, और इस समय अब मोदी जी भी अब 75 वर्ष के वाले सीमा समूह में पहुंचने वाले हैं। तो इस पृष्ठभूमि में हम लोगों को देखना होगा गडकरी जी के बयान को। राजीव जी, बड़ा अच्छा आपने ध्यान दिलाया कि स्मार्ट सिटी को लेकर उन्होंने कहा कि स्मार्ट विलेज होना चाहिए, और हमें लग रहा है कि स्मार्ट विलेज जैसे ही हम लोग याद कर रहे हैं तो मोदी जी के गांव लिए हुए गांव का याद आना ही चाहिए हम लोगों को। और बनारस में मोदी जी ने जिन गांवों को गोद लिया था, बनारस में उनके गांव जो गोद लिए हुए गांव है वो स्मार्ट विलेज बने कि नहीं बने? स्मार्ट सिटी, सही बात है जयशंकर जी से कि हम लोगों ने स्मार्ट सिटी नहीं देखी कहीं पे। मोदी सरकार के 11 वर्ष इस मई में पूरे हो जाएंगे, तो उनके स्मार्ट सिटी कहीं नजर नहीं आ रहा है, उनके गोद लिए गांव कहीं नजर नहीं आ रहा है। और जो स्थितियां बनी है, देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय में अगर मुख्यमंत्री का अलग अलग राज्यों के डेस्क खुल जाएंगे कि ये राजस्थान डेस्क है, ये छत्तीसगढ़ डेस्क है, ये मध्य प्रदेश डेस्क है, और इस ढंग से अगर शासन किया जाएगा, आप सोच के देखिए कि क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। भगन लाल शर्मा को आपने राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया, अभी भी वो कहीं जाता है तो राजस्थान में लोग उन्हें पहचानने के लिए तैयार नहीं है। और
जो उनकी मुख्य जो अलग अलग नेता हैं, अलग अलग क्षेत्रीय छत्रा को उनको किनारे लगाया गया है। तो मुझे ये चीजें ध्यान में आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मोदी जी का विरोध है, वो विरोध के स्वर अब ज्यादा मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा राजीव जी, हिमाचल प्रदेश के चुनाव का समय था और मोदी जी ने किसी को फोन करके मनाने का प्रयास किया था, वो व्यक्ति माने नहीं और चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के कारण बीजेपी वहां पे हारी भी और कांग्रेस पार्टी जीती भी। दिल्ली में आखिर क्या स्थिति बन गई करावल नगर में कि कपिल मिश्रा को टिकट देना पड़ा। भाई कपिल मिश्रा जी ने सदन के भीतर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किन शब्दावलियों का प्रयोग किया था वो हम और आप भी प्रयोग नहीं करेंगे कभी, लेकिन वो कपिल मिश्रा जी ने प्रयोग किया तो उनको टिकट दिया जा रहा है। और किनके बदले में टिकट दिया जा रहा है? मोहन सिंह बिष्ट के स्थान पे। मोहन सिंह बिष्ट 5 बार के विधायक रहे और देखिए डंके के चोट पर वो कह रहे हैं कि पार्टी हमें टिकट दे ना दे, ये अतीत की बातें हो चुकी है, मैं तो चुनाव लड़ूंगा और लड्डू भी खिलाऊंगा लोगों को। अब आप सोच के देखिए कि दिल्ली जहां पे कि खुद प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, सब लोग बैठे हुए हैं, वहीं पे अपने पूर्व विधायक को जो है कि वो वर्तमान विधायक को वो बैठाने के लिए तैयार नहीं है। 58 सीटों के अतिरिक्त राजीव जी जो बाकी टिकटें जो जारी नहीं की जा सकती है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार करते हैं कि उन जगहों पर भी विरोध के स्वर काफी तेज हो सकते हैं, इसलिए उन जगहों पर टिकटों का वितरण नहीं किया गया है। तो दिल्ली जैसे जगह में तो विधायक स्तर पर आप विरोध जो है वो खुल के आ रही है और वो हम लोगों ने पहले से ही देखा है। अब महाराष्ट्र में अगर वहां पे नितिन गडकरी ये कहते हैं कि ठीक है कांग्रेस हारी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, उनको कांग्रेस को हरा के हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बन सकते हैं, तो फिर ऐसे स्थिति में हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि जेपी नड्डा का वो बयान जो उन्होंने बिहार में दिया था जेपी नड्डा ने कि हम क्षेत्रीय दलों को भी खत्म करेंगे। तो कभी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का स्लोगन, कभी कांग्रेस को खत्म करने का स्लोगन, इन स्थितियों के बीच में नितिन गडकरी का जो बयान है वो मैं मानता हूं काफी वो एक हमलावर बयान है और वो सीधे सीधे मोदी जी और अमित शाह जी के जो केंद्रीकृत सत्ता प्रणाली है, उनकी तानाशाही की प्रणाली है, उसको एक इनडायरेक्ट वे में उसके ऊपर सीधा सीधा हमला है। पार्टी के भीतर रह के इससे ज्यादा कोई क्या ही बोल सकता है राजीव जी। लेकिन जो एक बड़ा सवाल आपने और पूछा कि महाराष्ट्र से इंडिया अलायंस के बारे में जो बोलते हैं उनके शब्द में इंडिया अलायंस बोलने में, इनको इंडिया शब्द बोलने में इतना बुरा लगता है राजीव जी। अब कहते हैं कि भाई हम तो राष्ट्रवादी व्यक्ति है, कम से कम इंडिया शब्द का तो नाम ले लीजिए, कम से कम विपक्ष के ऊपर ही आरोप लगाने में प्रयोग कर लीजिए। मैं बार बार आपके कार्यक्रम में कहता रहता हूं राजीव जी, प्रधानमंत्री भी कहते थे कि 4 जून को जैसा परिणाम आएगा इंडिया अलायंस खत्म। इनके लिए सबसे दुख दर्द का मामला यह है कि 400 सीट तो पार कर नहीं सके, 240 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट के रह गई। और इंडिया अलायंस इसमें भी आज जब हम लोग 12 जनवरी 2025 को बात कर रहे हैं, अभी भी इंडिया अलायंस खड़ा है, उसके एक सांसद को तोड़ने में इन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। उनका सबसे बड़ा सिरदर्द यही है राजीव जी। और फिर वो कहेंगे कि दिल्ली में इन्होंने उसको समर्थन दे दिया, वहां पे गठबंधन टूट गया। अरे आप तो ध्यान दीजिए कि आपके घटक दलों की क्या स्थिति है, वो कहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं प्रशांत जी के इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अचानक से जो उनका ध्यान राष्ट्रीय जनता दल और विशेषकर लालू यादव जी के ऊपर जो उनका ध्यान गया है, वो लालू यादव जी के उसी बयान के ऊपर गया है कि भाई नीतीश कुमार जी के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। और अब बिहार में मकर संक्रांति की तरफ बिहार प्रवेश कर रहा है राजीव जी। बिहार में छात्रों का आंदोलन किस तरह से चल रहा है, आज बिहार बंद किस तरह था, पप्पू यादव का बिहार बंद, उसका प्रभाव था अलग अलग क्षेत्रों में छात्रों का। हम लोग पप्पू यादव को छोटा नेता कहें, बड़ा नेता कहें, जो भी कह लें, लेकिन अभी बिहार में छात्रों की आवाज जो कोई भी लगा रहा है उसके ऊपर छात्र खड़े हो जा रहे हैं। तो बिहार की स्थिति किस तरह से वो एक संवेदनशील स्थिति में खड़ा राज्य है वो, और वहां पे जो एक राजनीतिक रस्साकस्सी की स्थिति बनी है। आप देखिए कि कल जो बयान दिया है तेजस्वी यादव ने, उन्होंने खुल के बोला है कि हम लोग अब गलती नहीं दोहराएंगे, अब चाचा के साथ नहीं जाएंगे। आपको पिछले पहले भी जब नीतीश कुमार ने जब कभी पलटी मारा, दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार खंडन होता है, जोरदार खंडन के बाद से अचानक से नीतीश कुमार के पलटने की पारियां शुरू हो जाती हैं। तो नीतीश कुमार के सुगबुगाहट ने भारतीय जनता पार्टी को टेंशन में डाल दिया है। अब सोचिए कि अब बीजेपी के लोग तर्क दे रहे हैं राजीव जी कि उनके जो यात्रा चल रही है नीतीश जी की, उसमें तो बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हो रहे हैं। तो कई तरह के न्यूज लगातार चल रहा है। अब उसके बीजेपी के खेमे से ही न्यूज आ रहे हैं ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट चौधरी भी जो है कि वो उसको भी जो है कि जदयू अपने खेमे में ले लेगी, या भारतीय जनता पार्टी में नहीं संडमारी की कोशिशें हो रही हैं। तो हम आपके खेल दोनों तरफ से बिल्कुल डंके के चोट पे जारी है राजीव जी। और यही कारण है कि इनको टेंशन हो रहा है कि भाई इंडिया अलायंस खत्म क्यों नहीं हो रहा है। पहले तो इनको यह दुख था कि इंडिया अलायंस बंद ही क्यों दिया,
और बन गया तो वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिए, दिल्ली को लेके, दिल्ली में कितनी असुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी। राजीव जी, हम लोगों ने राजीव कुमार का जो मुख्य चुनावी था उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था। उन्होंने देखिए जवाब उन्होंने सही नहीं दिया था, लेकिन विपक्ष के मूलभूत सवाल जो है जिसको हम लोग लगातार उठाते रहते हैं, विपक्ष के लोग उठाते रहते हैं, उसको कम से कम उन्होंने एड्रेस किया, भले मजाक में उड़ा दिया। आज मैं लगातार दिल्ली के कई क्षेत्रों में घूम रहा था राजीव जी, दिल्ली की जनता एक ही सवाल पूछ रही है। संजय सिंह ने जो आरोप लगाए कि दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद, वरिष्ठ मंत्रियों के घरों में जब कभी 4-5 वोट होते थे लोकसभा चुनाव में, आज अगर वहां पे 25-25 के एप्लीकेशन डाले जा रहे हैं, अरे कम से कम मीडिया के लोगों को वो मंत्री जी, सांसद जी अपने घर को घुमा के दिखा देते हैं कि वहां पे वहां से एप्लीकेशन डाले गए कि नहीं डाले गए, वहां पे वो लोग मौजूद है कि नहीं है। ये तो देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब हारती है कहीं पे, और फिर उसकी जो तैयारी होती है चुनाव में धांधलीबाजी करके जीतने की तैयारी, वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र मॉडल दिल्ली में दिखाई देता है कि आप 5 साल में 7 लाख वोटर बढ़ते हैं और 6 महीने में आपके वोटर 3,22,922 वोट आपके बढ़ जाते हैं। 6 महीने के भीतर इन सवालों का जवाब कौन देगा राजीव जी? ठीक है, आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं, मैं कह रहा हूं संजय सिंह ने आरोप लगाए तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्टीकरण देती, चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण आता, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं। मुझे तो केवल एक ही सवाल पूछना है राजीव जी कि जब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई थी तो उन्हें 1 महीने के भीतर कहा गया था कि आप अपना आवास खाली कर दीजिए। परवेश वर्मा को ऐसा कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है कि अब तक उनका जो है कि आवास खाली नहीं कराया गया? वो कभी पैसा बांटते हुए दिखाई देते हैं, कभी उनके पास से ये न्यूज आता है कि वहां पे 30-35 लोग अब वोट डालने के लिए नाम दर्ज हो रहे हैं। तो भी राहुल गांधी के लिए अलग मापदंड, परवेश वर्मा के लिए अलग मापदंड, ये कैसी चीजें हैं? ये सब दिल्ली के चुनाव का जो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गोल करने वाला मुद्दा खुद ही जो है कि वो आम आदमी पार्टी को दे रही है। जब उन्होंने मोदी जी ने शीशमहल का मुद्दा उठाया तो हमें लग रहा है कि राजभवन का मामला खुद ही उठ गया, और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के जो लग्जरी जीवन शैली है, उनके पेन, उनके टोपी, उनके कपड़े, उनके चश्मे, ये सारे के सारे चीज जो है कि जनता जानना शुरू कर दी कि उसकी क्या स्थितियां बनी हुई है। बिल्कुल, तो दिल्ली का चुनाव बिल्कुल फंसा हुआ चुनाव है और मोदी जी अपने में घिरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अवसर ही नहीं है दिल्ली के चुनाव में राजीव जी, मुझे कहीं से कोई अवसर नहीं दिख रहा। बिना धांधली किए हुए, बिना महाराष्ट्र का मॉडल किए हुए वो दिल्ली में कहीं से जीत लें। मैं एक लाइन खाली आखिरी कह रहा हूं अभी इस खंड में, प्रधानमंत्री जी का 2014 का वादा, 2019 का लोकसभा चुनाव में वादा, और 15 के विधानसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां झुग्गी वही मकान। अरे भाई, जहां झुग्गी वही मकान में आपने कुछ 100 फ्लैट्स की चाबियां सौंप दी, बाकी चीजें कब पूरी होंगी? और फिर आप कहिए कि नहीं मैं तो दिल्ली के प्रधानों से मिल लेंगे, अमित शाह जी एक मीटिंग कर लेंगे और दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी के लोग उन्हें वोट दे देंगे। तो ये जो रणनीति है हमें लग रहा है बहुत ही बचकानी किस्म की रणनीति अमित शाह जी बना रहे हैं, और वो उनका डर भी दिख रहा है राजीव जी दिल्ली को लेकर। बिल्कुल एक डर दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी के सामने। यहाँ इंडिया गठबंधन है और उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हालांकि दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कल से कांग्रेस पार्टी और उसमें उनके भी ब्रांड एम्बेसडर, सबसे बड़े नेता आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के, वो राहुल गांधी है, वो चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। लेकिन उससे पहले उधर डर क्यों दिख रहा है अमित शाह को? इंडिया गठबंधन को लेकर आखिर क्यों वो बातें कर रहे हैं? और नितिन गडकरी आखिर क्यों घेर रहे हैं अपनी ही सरकार को? और वो जो बातें कह रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं वो सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। कारण क्या हो सकता है? अमलेंदु उपाध्याय जी से समझते हैं। अमलेंदु जी, क्या कारण हो सकता है? राजीव जी देखिए, एक तो अमित शाह का डर वाजिब है और डरना भी चाहिए। मजबूत विपक्षी गठबंधन जब सामने हो और अपने गठबंधन में दरारें साफ दिखाई पड़ रही हो, और गठबंधन में ही नहीं बल्कि अपने दल में ही दरारें साफ दिखाई पड़ रही हो, तो सामने वाले गठबंधन से डरना चाहिए। और ये स्वाभाविक डर अमित शाह का आज सामने निकल कर आया है। नितिन गडकरी राजीव जी वही व्यक्ति हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन पर विप का उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी की जो 20 सांसद अनुपस्थित रहे लोकसभा में, उनमें एक नितिन गडकरी का भी नाम आया था कि वो भी अनुपस्थित रहे थे। और नोटिस जो इशू हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जाता है कि नितिन गडकरी साहब को भी नोटिस इशू हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कोई मोर्चेबंदी शायद शुरू हो गई है। नितिन गडकरी का वक्तव्य इस तौर पर भी देखा जा सकता है, और नितिन गडकरी के बोलने का असर जो है अमित शाह पे देखा जा सकता है राजीव जी, कि अमित शाह जो है वो घबराए हुए दिख रहे हैं, बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस बिखर रहा है। इंडिया अलायंस बिखर रहा है तो आप खुश होइए, ताली बजाइए, नाचिए।
छत के ऊपर खड़े होकर नाचिए, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। बस बशर्ते आपको नाचना आता हो, फिर ये ना कहें कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा। तो आप ये भी कह सकते हैं, चूंकि इंडिया गठबंधन बिखर नहीं रहा है, बिखर रहा है एंटी गठबंधन, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसके नेता अमित शाह जी और जिसके नेता मोदी जी हैं, वो बिखर रहा है। जो राहुल लाल जी कह रहे थे राजीव जी, दिन में हम लोगों ने भी चर्चा की थी कि कल जो थे वो सम्राट चौधरी और संजय झा दोनों नीतीश कुमार के साथ मौजूद थे, और आज भी दोनों मौजूद हैं। आज भी जो है उनकी जो यात्रा है, प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की, उसमें सम्राट चौधरी और संजय झा दोनों मौजूद हैं। तो घबराहट तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखी जा रही है। 15 तारीख को जो अपने पासवान साहब के भाई जो हैं पशुपतिनाथ पारस जी, वो जो दही चूड़ा की पार्टी कर रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी जा रहे हैं, और शायद सम्राट चौधरी भी जा रहे हैं। तो अब चर्चा तो ये चल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिहार में टूट रही है, और जो समझा जा रहा था कि संजय झा जो है वो जेडीयू तोड़ेंगे, बल्कि कहा यह जा रहा है कि संजय झा ने सम्राट चौधरी को तोड़ दिया है। अब तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है ये संजय झा जाने, सम्राट चौधरी जाने, मगर चर्चाएं जो चल रही हैं उन चर्चाओं को तो कोई नहीं रोक सकता। तो इन चर्चाओं से अमित शाह भी घबराए हुए हैं, नरेंद्र मोदी भी घबराए हुए हैं। और राजीव जी, चर्चा ये है कि अमित शाह का जो बिहार का दौरा रद्द किया गया, वो रद्द इसीलिए हुआ उनका दौरा क्योंकि ये खबर लग गई थी कि सम्राट चौधरी टूट चुके हैं और नीतीश कुमार ने जो है भारतीय जनता पार्टी के काम लगा दिया है। अब लगाया है नहीं लगाया है नीतीश कुमार जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चा हो रही है, तो हम भी उसकी चर्चा कर रहे हैं, दूसरे लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो अमित शाह का बौखलाना जो है राजीव जी, वो ये सारी घटनाएं साबित करती हैं कि बहुत कुछ चल रहा है। अब जैसे दिल्ली की बात आई, अगर आम आदमी पार्टी को शिवसेना ने या अखिलेश यादव ने समर्थन दे दिया, तो भाई इसमें इंडिया गठबंधन टूटने की बात कहां से आ गई? अगर इंडिया गठबंधन के 2 दल लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2 क्षेत्रीय दलों ने दे दिया, और अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि भाई क्षेत्रीय दल को हमने दिया है और हम मजबूती के साथ खड़े हुए और मजबूत करेंगे। लेकिन एनडीए के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने अमित शाह जी? भाई क्यों यहाँ पे जो है वो 15 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी अपने रामदास आठवले जी ने? भाई महाराष्ट्र में आप लड़ते हैं तो आप लड़ते हैं बीजेपी के सिंबल पर, और यहाँ आप 15 प्रत्याशी खड़े कर देते हैं। जनता दल यू भी खड़े कर रही है, जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी यहाँ खड़ा कर रहे हैं, और अजित पवार ने भी अपने 22 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। तो ये सब जो कर रहे हैं, तो ये क्या एनडीए टूट रहा है? तो अमित शाह जी का बौखलाना साफ तौर पर जाहिर करता है जी कि एनडीए टूट रहा है, और एनडीए ही नहीं टूट रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी टूट रही है, बिहार से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर केंद्र तक। राजीव जी, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो अमित शाह का नाराज होना और उनका बौखलाना लाजमी है, और बिल्कुल सही बौखला रहे हैं अमित शाह जी। जी। प्रशांत टंडन जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? प्रशांत जी, देखिए, वही मैं बात कह रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में जो खिल्ली पकड़ रही है, उसकी वजह से अमित शाह महाराष्ट्र में जाकर लालू प्रसाद यादव का नाम ले रहे हैं। जहां तक देखिए दिल्ली की बात है, और दिल्ली में या आम आदमी पार्टी, सॉरी, ये जो एनडीए के तमाम घटक दल खड़ा कर रहे हैं, देखिए एक एक्सप्लेनेशन तो ये होता है कि ये डमी कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, जो कि काउंटिंग और पोलिंग बूथ में उनको ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स, ज़्यादा लोग मिल सकें। एक रीज़न ये होता है, लेकिन ये काम पॉलिटिकल पार्टियां निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके करती हैं। ये काम तो बीजेपी या दूसरी और सब पॉलिटिकल पार्टियां करती है। बिल्कुल एक दो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करती है, जो डमी कैंडिडेट होते हैं, और उनके कोटे का जो पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट होता है, वो उनका पार्टी कार्यकर्ता होता है। ये सभी पार्टियां करती हैं, ये प्रैक्टिस है। लेकिन अगर ये एनडीए की घटक दल यहाँ पे अगर एनसीपी या दूसरे पार्टियां खड़ा कर रही हैं, जितना राम मांझी की पार्टी खड़ा कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो सोशल इक्वेशन को प्रभावित करने के लिए कर रही हैं। और वो सोशल इक्वेशन वहाँ पे अगर थोड़े बहुत भी 50, 60, 100, 300, 1000 वोट भी किसके काटते हैं, वो कैंडिडेट किस जाति के खड़े किए जाते हैं, किस सोशल ग्रुप के खड़े किए जाते हैं, ये सब मायने रखता है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, देखिए बीजेपी अभी तक एक भी 2024 के चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री पार्टी तक की बैठक नहीं कर पाई है। सोचिए, एक राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा,
वो पार्टी अभी तक पार्लियामेंट्री पार्टी की एक भी बैठक नहीं हुई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, माफ कीजिए, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की अगर एक भी बैठक नहीं हुई है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक नहीं हुई है, तो ये इंडिया गठबंधन को लेकर आप अपना देखिए ना कि वहां पे क्या चल रहा है। वहां पे मोदी जी भी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता नहीं चुने गए, वो एनडीए के नेता चुने गए। तो वहां भी बहुत सी चीजें जो है वो ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में एक राजधानी है और आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, दिल्ली इतनी पुराना शहर है, उस शहर की नई जरूरतें पैदा हो गई हैं। आज आप दिल्ली में जाइए, मैं तो ऐसे लोगों में से नहीं कि सिर्फ अखबार पढ़ूंगा, जब मैं दिल्ली में घूमता हूँ, हम सब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में मैं घूमता हूँ, दिल्ली में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलता हूँ, जो लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं राजीव जी, आज भी लोग शीला दीक्षित के ही काम को याद करते हैं। शीला दीक्षित के बाद का काम दिखता नहीं है लोगों को। किसी भी दिल्ली में आप इलाके में चले जाए, बात करें लोगों से, लोग यही कहते हैं। तो दिल्ली को जो झटके में जो डेवलपमेंट मिला वो दो फेज में मिला। एक फेज में मिला जब वो कॉमनवेल्थ गेम थे और उसके पहले एशियाड के समय, वैसा बड़ा एक डेवलपमेंट का जो डोज है दिल्ली को, जो जरूरत है, वो नहीं मिली। एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, ट्रैफिक के सेक्टर में, और सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन के सेक्टर में। कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, राष्ट्रीय पार्टी है, अभी अमित शाह कह रहे थे कि मकान देंगे, डीडीए आपके पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके हैं, केंद्र में सरकार आपकी है, क्या आप वहाँ लोगों को मकान देंगे तो लोग अरविंद केजरीवाल मना कर देंगे? या कांग्रेस पार्टी धरने बैठ जाएगी मकान क्यों दे रहे हो गरीबों को? ऐसा तो नहीं होगा। तो आपने दिया ही नहीं, आप रेगुलेशन तो आप करेंगे ना, क्योंकि डीडीए आपके पास है। तो दिल्ली की तमाम समस्याओं की, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के चुनाव में बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान नफरत के आधार पर अगर जा रही है, तो हम लोग देखेंगे इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा कि वो कितना कामयाब रहे। झारखंड में भी गए थे हिंदू मुसलमान लेकर जी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई एक मॉडल, एक कोई सोल्यूशन, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बीजेपी के पास नहीं है अभी भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ज़रा संजय जी आपसे समझना चाहता हूं, संजय जी आपको भी लगता है क्या कि यहाँ पर बीजेपी और अंदर खाने भी और अपने सहयोगियों के उसमें भी फंसी हुई है चारों तरफ से, आपको लगता है? क्योंकि दिल्ली के चुनाव में जिस प्रकार एनडीए गठबंधन, एनडीए जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा ऑलरेडी कर चुका है, ना सिर्फ घोषणा बल्कि प्रत्याशियों को उतार देना। एनसीपी अजित पवार गुट अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं, और आप देख लीजिए फिर इधर दूसरे गुट भी हैं, और खासकर 8 वाले को देख लीजिए आप, जीतन राम मांझी को सुन ही रहे हैं, चिराग पासवान को सुन रहे हैं, आप जेडीयू को सुन रहे हैं। ये तमाम नेता थोड़ा बहुत इंतजार कर रहे हैं। 29 2 बार अपने कैंडिडेट्स, यानी यहाँ सीधे 58 सीटों पर कैंडिडेट्स अपने उतार चुकी है बीजेपी, लेकिन बचे हुए जो 12 सीटें हैं 70 में से, उन सीटों के लिए अब लोगों को इंतजार है कि शायद उसमें अपने जो सहयोगी दल हैं उनको कुछ सीटें दे दे बीजेपी, वरना वो अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। 17 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और नाम वापसी की तारीख 20 है, यानी खेल इस सप्ताह पूरा होना है। ऐसे में नितिन गडकरी का आना, ऐसे में अमित शाह का इंडिया गठबंधन पर वार करना, क्या यहां साइकोलॉजिकली एनडीए से थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए इंडिया गठबंधन पर हमला बोला जा रहा है? ऐसा है, माना जाए? नहीं, बिल्कुल घबराहट है और एकदम बदहवासी है। वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए और विधानसभा में उनकी स्थिति मजबूत नहीं हो रही है, और लोकसभा में तो सीट कम हो ही गई है, और बिहार और ये अपने नायडू पे भरोसे सरकार चल रही है, वो सब स्थितियां तो आई है। अगर वो दिल्ली और बिहार नहीं जीतते हैं
और जिसकी संभावना भी अब बहुत कम लग रही है, मैंने कम से कम दिल्ली में तो कम ही लग रही। तो नरेंद्र मोदी की प्रगति या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने रहने का मतलब तो बीजेपी और आरएसएस में भी पूछा जाएगा या संघ परिवार में भी पूछा जाएगा कि ठीक है जीत गए। तो जाहिर है नरेंद्र मोदी नहीं जीत रहे हैं, बीजेपी और संघ परिवार का भी काम है और उनका भी से है उसमें, तब वो जीत रहे हैं। तो अगर वो इस बार तीसरी बार जीत कर आ गए और जो उन्होंने प्रचारित किया कि सब उन्हीं का है, तो अब अगर सब उन्हीं का है तो दिल्ली और वो जीत के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 26 साल से आप नहीं जीत रहे हैं। तो इस बार भी नहीं जीतेंगे तो आपने क्या किया या आपके करने से, आपके रहने से क्या फायदा है, वो कहां साबित हो रहा है? वो तो कहीं साबित नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एकदम बदहवासी है कि दिल्ली जीतना है और दिल्ली के बाद बिहार भी जीतना है, और स्थितियां जो है सो हम लोग जानते हैं कि बिहार तो बहुत बात की बात है और बहुत मुश्किल स्थिति में है, दिल्ली भी मुश्किल है। तो ऐसे, और इनकी तैयारी नहीं है, चूंकि तैयारी नहीं है तो बदहवासी में जो सब हो सकता है वो सब हो रहा है, मैं उसका कोई सिर पैर नहीं देखता। लेकिन नितिन गडकरी जो बोल रहे हैं या उनको बोलने दिया जा रहा है या जो बोल रहे हैं, उसको मैं ऐसे देखता हूं कि जो अपना वोटर लिस्ट वाला मामला है वो बहुत ही सीरियस है, और जिस ढंग से वीडियो पे जो आरोप लगाए गए हैं, जो लोगों ने नाम कहे हैं, जो लोगों का एग्जाम्पल जो सब वीडियो दिखा है, और सांसद के घर से इतने लोगों का नाम बना, तो नियमानुसार ये सब बिल्कुल गलत है। और एकदम दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, माने कंपनी में अमित शाह ही केवल है, बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं और वैसे ही काम कर रहे हैं। और ये मैसेज नीचे ना जाए कि अगर जीत जाएंगे या मजबूत होंगे तो ये हो जाएगा कि डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं और डिक्टेटर की तरह चला रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए, या ये मैसेज ना जाए कि ये डिक्टेटरशिप की तरह चल रहा है या संघ परिवार मोदी को डिक्टेटर ही बना रहा है, इसलिए ये काउंटर करने के लिए नितिन गडकरी का मिला जुला मामला भी हो सकता है। माने वो नाराज हो और वो सब अपनी बात है, वो तो हो ही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक चाल हो सकती है कि नरेंद्र मोदी की व्यवस्था को जो अभी 10 साल में बनी है उसको पूरी तरह डिक्टेटर ना बना दिया जाए, डिक्टेटरशिप ना दिखाया जाए या ना दिखे। उसके लिए ये जरूरी था कि कुछ उनका थोड़ा विरोध भी हो, तो ये विरोध वैसे है। रही बात ये वोटर लिस्ट वाली, तो एमपी को घर 5 साल के लिए मिलता है, एमपी के रहने के लिए मिलता है, उसमें कोई दूसरा नहीं रह सकता है, आप कायदे से नहीं रख सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप वहां किसी को वोटर बना रहे हैं तो वो कहीं से छोड़ कर आएगा और वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो वहां से अपना नाम कटवाएगा, ये नियम है। तो अगर ये सब नहीं हुआ है, अगर एमपी के एड्रेस पर किसी ने अप्लाई किया है, उसमें एक पूर्व सांसद भी है जिनका घर अलॉटमेंट ही अभी कैंसिल माने खत्म हो जाना चाहिए था, तो इस तरह का मामला है। तो अगर जो नए एप्लीकेशन आए हैं और इस तरह से आए हैं कि वो पीछे से नाम कटवाने के लिए आया कि नहीं आया, अव्वल तो एमपी के यहाँ रहेगा कैसे, रह ही नहीं सकता है, तो पूरा मामला ही गलत है। और इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन जिन लोगों ने अप्लाई किया, जिनके भी नाम से है, अगर वो आदमी है तो, और नहीं है तब तो फिर सांसद साहब जवाब देंगे। दोनों स्थिति में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है और ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। कांग्रेस ऐसे करती नहीं है, इसलिए ये खुला नहीं। और मेरे पास एग्जाम्पल है 2005 का, मैं उस पर भी आता हूं, इसलिए ये सब खुला नहीं था। लेकिन अब जिस ढंग से खुला है उसमें ये पूरा, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से चुप है, तो काम तो इलेक्शन कमीशन को करना है। इन्होंने तो आरोप लगा दिया, अब आप डिनाई करिए। ये बीजेपी डिनाई नहीं कर रही, तो इलेक्शन कमीशन को आके चेक करके बताना चाहिए कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है। फैक्चुअल पोजीशन जैसा मैंने कहा कि उनको नाम कटवाने के लिए अप्लाई करना था, तो अगर नहीं किया है तो वही गलती है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। और चूंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, कई साल से चला रहा है, पिछला एग्जाम्पल है, एक तो मेरे पास भी है और सबको पता है, वो मैंने बीजेपी में तो सबको पता ही है। तो इसलिए स्थिति बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर लेना, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नहीं, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेना बहुत गंभीर स्थिति है और एकदम डिक्टेटरशिप जैसा दिखने लगा है। तो इसको बचाने के लिए नितिन गडकरी बोल रहे हैं। मेरा मामला यह है कि जब मैं यहाँ आया था अपने गाजियाबाद में, जब मैंने फ्लैट खरीदा था तो ये मोहल्ला नया बसा था और मैं चूंकि उस समय जनसत्ता में था, कुछ लोगों को जानता था, तो मैंने पूरी बिल्डिंग का नाम लोगों के वोटर लिस्ट में लगवा दिए और एक साथ एक बने। हमारे यहाँ 84 फ्लैट है तो 100-150 नाम लग गए, तो वो दिखाई देने लगा कि 100-150 नाम है। एक 2005 में नाम आया, 2009 वाले चुनाव में सबका नाम कट गया। तो चूंकि मैंने ही करवाया था तो मैं उसके पीछे पड़ा, मैंने फॉलो किया उसको।
तो पता चला कि बीएलओ साहब ने ये रीजन लिख के दिया था कि हमें वो बिल्डिंग दिखी नहीं, ये एड्रेस मिला नहीं। तो मैंने लिखा कि 11 मंजिल की बिल्डिंग अगर बीएलओ को नहीं मिले तो डूब मरना चाहिए उसको, और सरकारी व्यवस्था क्या है। वो बीएलओ अंत में मेरे पास भागा आया और उसने अपने कारण बताया, उसने अपनी सफाई दी, जो अब उस समय मुझे नहीं समझ में आया था, अब समझ में आ रहा है कि उसने किसी के कहने पे तो हटा दिया। और जब उसने रीजन दिया कि हमें नहीं मिला क्योंकि सेक्टर 3 वो टेक्निकल है, सेक्टर 3-4 हमारा पिछला गेट 3 में खुलता है, हम लोग हैं 4 में, सामने 5 है, तो वो टेक्निकल गड़बड़ है। तो उसको वो रीजन बताया गया था, उसने वही बता दिया। लेकिन ये कैसे लिख सकता था कि 11 मंजिल की बिल्डिंग नहीं मिली। और जब मैंने यही कंप्लेंट किया कि 11 मंजिल की बिल्डिंग बीएलए को नहीं मिली तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो वो मेरे पास भागा आया, माफी मांगी और सब ठीक कराने का वादा किया और मुझसे ये लिखवा कर ले गया कि उसकी गलती नहीं है, ये टेक्निकल गड़बड़ था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि टेक्निकल गड़बड़ नहीं था, उससे करवाया गया था और वो तब से चला रहा है, 2009 से, जो भी कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल अब वो गड़बड़ी अब बढ़ गई है, अब वो गड़बड़ी बढ़ गई है। गड़बड़ी 2009 से चली आ रही है और तब हमने लिख के दिया था कि आरडब्ल्यूए के सेक्रेटरी के रूप में हम आपको सब बता सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम अपने लोगों का नाम, कोई जवाब नहीं आया। और आज तक वो वोटर लिस्ट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, कुछ लोग इधर वोट डालते हैं, कुछ लोग उधर डालते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था में गड़बड़ी है। और जब अब उसको सामने लाया गया है तो सबको समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ पकड़ी गई और जो बहुत दिन से चल रहा था, और जाहिर है इससे बहुत सारे जीत हार उलट पलट हुए होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी बदहवासी है और ये संदेश न जाए कि पूरा मामला डिक्टेटरशिप की तरह जा रहा है, इसलिए नितिन गडकरी बोल रहे हैं और वो पार्टी हित में बोल रहे हैं, क्योंकि असल में तो सरकार बीजेपी की रहेगी तभी लोगों की चांदी है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहे और सरकार ही चली जाए तो दिक्कत है, इसलिए सरकार रहे जितना जरूरी है। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल राहुल लाल जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। बात सवाल उतना माइक्रो लेवल पे नहीं, लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर यहां अमित शाह और गडकरी दोनों दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन एक जो है इंडिया गठबंधन की तरफ इशारा, इंडिया गठबंधन को घेर रहे हैं, दूसरा जो है वो अपनी पार्टी को, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि एनडीए के अंदर जो बिखराव दिखाई दे रहा है, इंडिया के अंदर बिखराव नहीं है। इसलिए यहां पर दावेदारी बिल्कुल कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप देखिए, भले आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी, टीएमसी ने घोषणा कर दी, इन तमाम दलों ने घोषणा कर दी कि हम आम आदमी पार्टी को समर्थन करेंगे, लेकिन साथ साथ ये नहीं कह रहे हैं कि हम आकर अपने लिए अपना कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन एनडीए में देखिए कि वो अपने कैंडिडेट को लेकर आ रहे हैं। अजित पवार वहां से आ रहे हैं, रामदास आठवले वहां से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। आखिर क्या है ये? बिहार से आ रहे हैं जीतन राम मांझी, बिहार से आ रहे हैं जेडीयू के नेता, बिहार से आ रहे हैं चिराग पासवान। क्या है ये? राजीव जी, बिल्कुल ये एक गंभीर चीज है। जो जब गृह मंत्री अमित शाह हमला करते हैं इंडिया अलायंस के ऊपर, तो उनको ये देखने की सख्त जरूरत है। और ये देखिए, मैं प्रशांत जी के इस बात से सहमत हूं कि अगर लोगों को डमी कैंडिडेट की जरूरत होती है तो वो सहयोगी दल खड़ा नहीं करते, वो निर्दलीय प्रत्याशी को लाते हैं। तो आपको अगर वो व्यवस्था की जरूरत होती है तो आप डमी प्रत्याशी खड़ा करते हैं। लेकिन अगर अलग अलग सहयोगी दल खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, और ये तो आश्चर्यजनक स्थिति है कि भाई पता चल रहा है महाराष्ट्र से दल जो है कि आके लड़ रहा है, बिहार के तमाम दल, चिराग पासवान, मांझी, जीतन राम मांझी, सब लोग आके चुनाव लड़ रहे हैं, जदयू लड़ेगी। तो कहां आपकी वो एकता दिखाई दे रही है? अरे इनकी देखिए, बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जरूर जो है कि एनडीए के ही एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए, लेकिन एनडीए की बैठक होती हुई कब देखी थी? जब इंडिया अलायंस बन गया, उसकी बैठक हो रही थी, तब आनंद फानंद में इन्होंने कहीं से भानुमति का कुंडा खोला था राजीव जी, और घोषणा कर दी कि एनडीए भी है कहीं पे दुनिया में भी है। तो एक तो एनडीए उस समय अचानक से उसका प्रादुर्भाव आश्चर्यजनक था जब एनडीए बनी थी। तब हम लोग लगातार ये विश्लेषण करते थे कि कौन से जो पंचायत का चुनाव नहीं जीता है वो तो वैसे वैसे दल थे एनडीए में। और आज एनडीए की दुर्गति देखिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी तरह से चकनाचूर होते दिखाई दे रही है। और अमलेंदु जी के इस बात से सहमत हूं मैं कि ठीक है, जो आपने भी कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसको समाजवादी पार्टी तमाम दूसरे दल समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जो मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है राजीव जी, वहां पे तो कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हो ही रहा है समाजवादी पार्टी को। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक साथ लड़ रही थी। मिल्कीपुर का जो सुप्रसिद्ध उपचुनाव होने जा रहा है अभी, वो उपचुनाव फिर दोनों पार्टियां डंके के चौक पर मिलकर लड़ रही है। तो इसलिए इंडिया अलायंस में तो देखिए भ्रम पैदा किया जा रहा है, और वो भ्रम देखिए
जो मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यह है कि एनडीए के भीतर और भारतीय जनता पार्टी के भीतर कहीं न कहीं संकट की स्थितियां हैं राजीव जी। बिहार जिस तरफ से नीतीश कुमार के जो अलग अलग संकेत आ रहे हैं और लालू यादव के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, मैं अगर नीतीश कुमार को तमाम उनकी जो गतिविधियां चल रही हैं, मैं उसे कहीं से भी खाली बिहार में सत्ता परिवर्तन की दृष्टि से नहीं देखता हूं राजीव जी। वो पूरा मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, केंद्र सरकार की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। ये 13 दिन की अवधि पार कर गए या 13 महीना की अवधि पार कर जाएंगे, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, क्या मोदी जी की सरकार 2025 के टाइमलाइन को पार कर सकेगी? जो स्थितियां जनवरी में मैं देख रहा हूं, या तो देश मध्यावधि चुनाव की तरफ जाते हुए दिख रहा है, या तो फिर जो है कि कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं या सरकार गिरते हुए और नई सरकार बनते हुए स्थितियां दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार में सुगबुगाहट की स्थिति है उनकी। देखिए, वो 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं जो उनके तमाम ट्वीट्स आप देखिए, तमाम तरह की चीजें देखिए, उसमें वो चीजें भी लगातार आती है कि वो एक तरह से नेतृत्व करना चाहते हैं देश का। तो वो वैसी परिस्थितियों के लिए भी गुंजाइश खोजी जा रही है और तमाम लोग उसमें भी लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए, जब महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो सांसद हैं, उसमें से 5 सांसद तो सूत्रों के हवाले से उसी समय से खबर आ रही थी 4 जून के बाद से ही कि वो लोग इंडिया अलायंस के संपर्क में थे। तो वो तो देखिए, सबसे पहली खलबली की खबर तो महाराष्ट्र से ही आ रही थी। तो हमें लग रहा है कि महाराष्ट्र के उठापटक में जिस तरह से एकनाथ शिंदे को साइड किया गया है, उन्हें गृह मंत्रालय भी नहीं दिया गया है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो उनके पार्टी में जो है कि खलबली मची हुई थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के सांसद क्या बिल्कुल एकनिष्ठ होकर प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे खड़े हैं? अभी वन नेशन वन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिखाई देगी कि उनके 20 सांसद अगर अनुपस्थित रहे पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके, भले उसमें गडकरी जी भी थे शामिल और भी कई लोग शामिल नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि पार्टी के ऊपर, पार्टी के भीतर नियंत्रण समाप्त होना मोदी शाह जी का और पार्टी के बाहर के चीजों का समाप्त होना। अभी भी मैं कहूंगा कि हम लोग जनवरी में बात कर रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह जी ने अंबेडकर जी को लेकर अपमानजनक बयान दिया था, उसको लेकर भी अलग अलग पार्टियां सहज नहीं है, कई सारी एनडीए की पार्टियां, और उनको जब चुनाव के मोड में जाएंगे तो उनको हटना पड़ेगा। दिल्ली की जनता एक सवाल पूछती है राजीव जी, भाई प्रधानमंत्री जिस तरह से छोटे छोटे मेट्रो के खंडों का उद्घाटन कर रहा है, कहीं पे प्रधानमंत्री कभी इस मोहल्ले में जो है कि भाषण देते हैं, कभी उस मोहल्ले में भाषण देते हुए 1.5 किलोमीटर की दूरी पे दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में जी। ये स्थिति क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी की कि दिल्ली में वो इस हालत में बने हुए हैं कि कुछ कुछ दिनों पे उन्होंने अपने आप को ऐसा बना दिया है कि जैसे वो प्रधानमंत्री नहीं हो, वो कोई दिल्ली के लोकल कोई स्थानीय नेता हो। मैं बेचारगी का आलम यह है, क्योंकि इस बार 2 चुनाव होने हैं, बिहार के चुनाव और दिल्ली के चुनाव, और दिल्ली की तस्वीर इनके तमाम महाराष्ट्र मॉडल अपनाने के बावजूद भी दिल्ली की तस्वीर बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिसमें बीजेपी सफलता रेखा से बिल्कुल कोसों हुए है, कहीं तक उसमें आमने सामने की स्थिति में। और बीजेपी के लोगों में मैं इस बात से भी सहमत हूं संजय जी के इस बात से कि बड़ी घबराहट की स्थिति जो कांग्रेस को चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जो उनको उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वाले लोग, जो भी आम आदमी पार्टी से नाराज लोग होते हैं, वो वोट उन्हें स्वाभाविक तौर पर मिलती भारतीय जनता पार्टी को, तो वो वोटर्स भी दिल्ली में वो कांग्रेस के खेने की तरफ देख रहे हैं। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के पास वोट कौन सा बचेगा? उनके पास अपना कोई वोट है नहीं यहाँ पे विधानसभा चुनाव में। जिस तरह से उन्होंने महंगाई बढ़ा दिया, तमाम दूसरी समस्याएं कर दी है, झुग्गियों को लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर माना जाता है वो झुग्गी विरोधी है, उनके बुलडोजर कभी भी चल जाते हैं झुग्गियों के ऊपर, कभी भी वो वहां पर लैंडिंग बदल देते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं वो। तो ये स्थिति दिल्ली में उनकी निराशा की स्थिति नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के भीतर एक कहीं कहीं अनुशासनहीनता की स्थिति वन नेशन वन इलेक्शन में जो दिखाई दिया, और उनके सहयोगी दलों का पहले की तरह भरोसा नहीं, जबकि उन्हीं सहयोगी दलों के भरोसे मोदी जी सरकार चला रहे हैं। तो उस स्थिति में मोदी जी कब तक अपने पद पे रहेंगे और कब उनकी बैसाखी हट जाएगी, वही संकट में राजीव जी बिहार के प्रकरण के कारण। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा जयशंकर जी आपसे भी समझूं, क्या आपको लगता है आखिर संकट में कौन है, और यहाँ दिल्ली का चुनाव और इस चुनाव में बिहार का रोल, एनडीए का रोल, एनडीए का कुनबा बिखरना और तमाम बातें हम कर चुके हैं, रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके उस पर ज़रूर आपके विचार। और सबसे बड़ी चीज़ कि अब देखिए 2 दिन बाद, आज 12 तारीख है, 14, 15 तारीख को उधर बिहार में खिचड़ी पकने वाली है।
और कल से राहुल गांधी इधर दिल्ली में मैदान में कूदने वाले हैं। 18 तारीख को लालू प्रसाद यादव ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला रखी है पटना में, और उधर 18 को ही राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं। संविधान सुरक्षा सम्मेलन है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वहां पर अगर राहुल गांधी पटना में हैं तो बिहार का पूरा जो कांग्रेस की इकाई है वो रहेगी वहां पे राहुल गांधी। तो एक अलग हलचल बिहार में और दूसरी हलचल यहां, इन सब के बीच एनडीए, इंडिया और नितिन गडकरी। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी या उनके सहयोगी अमित शाह ये कई बातों को लेकर के परेशान हैं। मतलब सिर्फ ये बाहरी तो जो है ही है कि इंडिया अलायंस कैसे मजबूत होते जा रहा है या राहुल गांधी कैसे सक्रिय हो रहे हैं, लालू प्रसाद जी क्या करने जा रहे हैं बिहार में, किस तरह खिचड़ी पक रही है। इससे अधिक अगर आप देखिए तो मैं प्रशांत ने जब बात करी थी तो उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल पूरा होने जा रहा है, उसके गठन का 100 साल पूरा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पास ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी तक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पेश कर सके। एक जरूर वादा इन्होंने बनाया था कि साहब 100 साल होगा तो हम लोग हिंदू राष्ट्र लागू करने की घोषणा करेंगे, हम लोग 400 सीटें जीत कर आएंगे और संविधान में बदलाव कर देंगे, उसमें से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को हटा देंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे। लेकिन चूंकि बात लोगों तक पहुंच गई, लोगों में कन्वे हो गई, जहां कन्वे हो गई वहां इनका सुपड़ा साफ हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर इनकी इतनी बड़ी पैठ बन गई थी, अयोध्या हार गए, अयोध्या के मंडल के सारी सीटें हार गए, तो एक तो बड़ा भारी वो उनको वो है कि हम क्या करें, क्या दिखाएं। मतलब हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना पाए, 300 सीटें भी नहीं पार कर पाए, 400 के बाद तो छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री की जीत का अंतर इतना नीचे चला गया कि सिर्फ 1.5 लाख मतों से जीते, जो 4 लाख 5 लाख से जीतते थे, 10 लाख की बात कर रहे थे लोग। दूसरी बात यह है कि और कुछ नहीं है इनके पास। मतलब एक तो ठीक है कि महाराष्ट्र तो जीत लिया, कैसे भी जीत लिया, कैसे दे दिया। अब उनका यह है कि भाई दिल्ली उनके लिए बहुत बड़ा संकट है। 26 साल से सरकार आपकी नहीं है दिल्ली में, और सरकार ही नहीं है, मतलब आप दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे हैं 10-11 सालों से। 10 सालों में आपकी सीटें दहाई का आंकड़ा भी नहीं कर पा रही हैं पार, कभी 3 सीट तो कभी 8 सीट। हालांकि 3 सीट लेते हुए भी इनको शर्म नहीं आई थी विपक्ष का नेता पद लेने में। राहुल गांधी को और कांग्रेस के लोगों को 50 सीटें होने पर भी उन्होंने नहीं दिया था नेता विपक्ष का दर्जा, लेकिन 3 सीट थी 70 विधानसभा की सीटों में, उसमें से कर दिया था। तो एक तो यह है। दूसरा यह कि दिल्ली के लिए कुछ कहने के लिए इनके पास बन नहीं पा रहा है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है, आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सारे पावर्स तो केंद्र सरकार के पास है, एलजी के जरिए पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ज्यादा ही कर दिया था कि भाई अपॉइंटमेंट से लेकर के सारे अधिकार जो है वो एलजी के पास रहेंगे। एलजी मतलब अमित शाह के प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि। तो आपने क्या किया, जैसा अभी कह रहे थे ना कि भाई डीडीए ने कितने मकान दिए या एलजी ने क्या क्या किया। दिल्ली के लोगों में जो भावना घर कर गई है कि एलजी ने जो केजरीवाल सरकार के काम रहे हैं, कामकाज रहे हैं, उनको रोकने का काम किया, उनकी नीतियों को रोकने का, उनके कार्यक्रमों को विफल करने का काम किया, कुछ सहयोग नहीं किया। हालांकि एक समय था जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उस समय अटल जी की भी सरकार थी और मनमोहन सिंह जी की भी बाद में सरकार थी, तो उन्होंने काफी काम कराए थे। लेकिन अब चूंकि एक तो केजरीवाल, दूसरे नरेंद्र मोदी को एको हम द्वितीय नास्ती, और केजरीवाल को भी लगता है कि हम लड़ करके कुछ कर लेंगे, तो उनको कोई समीकरण ही नहीं बन पा रहा। हर बात में टांग अड़ाने का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, विनय सक्सेना जी ने दिल्ली के मामले में किया है। अब ये सारी चीजें लग रही हैं कि अच्छा इनके पास नेतृत्व नहीं है, कोई चेहरा नहीं बन पा रहा है। कभी रामवीर सिंह भिधोड़ी को ला रहे थे, तो बाद में उनको टिकट मतलब उनको लोकसभा में भेज दिया, अब रमेश भिधोड़ी को ला रहे हैं। जितने नफरती हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको प्रामिनेंस दिया जा रहा है। और मुझे जो सूचना थी या अभी भी है शायद, कि जो 12 सीटें बची हुई हैं उसमें शायद वो नूपुर शर्मा को भी टिकट देने की बात हो रही है,
जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी थू हुई थी भारत सरकार की, भारत के लोगों की, तो उनका नाम भी है, उनका संभावित उम्मीदवारों के रूप में उनका भी नाम था। अब शायद कौन कर रहा था, मेरे ख्याल से प्रशांत कर रहे थे या राहुल कर रहे थे, मतलब जो, हाँ राहुल ही कर रहे थे शायद, कि जो भाषण किया था कपिल मिश्रा ने विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी के बारे में, मानसी सोनी और क्या क्या जो बातें करी थी, उस वीडियो को ही अगर कोई चला दे पूरे इस चुनाव में, तो मतलब कमाल है। क्या आपका क्राइटेरिया रह गया है? आपके पास लोग नहीं बचे हैं, पार्टी में लोग नहीं है। मैं एक दिन गिन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं उसमें से अधिकतर, मतलब 70-80% प्रवक्ता जो हैं वो बाहर से आयातित हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रवक्ताओं की कमी है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे, अपने अंदर से लोगों को जो जीत सके चुनाव, वो नहीं दिख रहा। जो पहली लिस्ट इन्होंने जारी की थी उसमें 8 नाम हमने देखे थे जो बाहर से लाए हुए, चाहे कांग्रेस से हो चाहे आम आदमी पार्टी से हो। इस बार भी इस लिस्ट में भी वैसे ही है। तो सबसे बड़ी समस्या इनको यही है कि आरएसएस के पास ये क्या बताएं कि सर हम, मोहन भागवत जी, हम आपको क्या दें जब 100 साल पूरा होने जा रहा है। हिंदू राष्ट्र तो हम दे नहीं पाए, संविधान में बदलाव करने की हैसियत में हम हैं नहीं। तो एक सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या एक है कि अब वो आरएसएस की भी वो समस्या बन गई है कि जिस हिंदू कट्टरपंथ को इन्होंने आगे बढ़ाया, अब वो इनके लिए भस्मासुर बनने लगा है। अब वो लोग भी अलग अलग जबान बोलने लगे हैं। माना मोहन भागवत का एक जो बयान आया था, हालांकि वो कब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। कभी वो कंफ्यूज्ड लगते हैं, कभी वो सुविचारित लगते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन उनके बयान पे जो बाबाओं का जो बयान आया, जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार बने घूमते हैं, स्वयंभू ठेकेदार, उन लोगों ने जिस ढंग से उस पर बयान देना शुरू किया, उससे लगा कि आरएसएस की पकड़ भी अब इन लोगों के ऊपर से हट रही है, उनकी कमजोर हो रही है पकड़। तो आने वाले दिनों में ये भस्मासुर भी सामने आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो उसको पीछे से संचालित करने वाला आरएसएस है, उनकी समस्याएं ये भी है कि अंदर अंदर वो लोग इससे भी बड़े परेशान हैं कि कैसे हम इनको मैनेज करें। एक तरफ उनका है कि दलितों को साथ में रखना होगा, पिछड़ों को साथ में रखना होगा, आदिवासियों को साथ में रखना होगा। दूसरे तरफ जिन पोंगापंथियों को, जिन हिंदू राष्ट्रवादियों को या जिन कट्टरपंथी हिंदुओं को आगे बढ़ाया है उन्होंने, तो उनको सामंजस्य कैसे बैठाएं। अब इस मामले को लेकर के उनके अंदर बड़ी काफी माथापच्ची हो रही है और उनके अंतर्विरोध उभर करके सामने आ रहे हैं, इसलिए वो परेशानी है। अब देखिए, दिल्ली में लाख कोशिश करने के बावजूद दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि देखिए, एक ना जो अपना रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं, उनको तो मजाकिया आठवले हैं। एक उनको सिर्फ वो मजाक का ही विषय मानते हैं लोग कि वो हंसी मस्खरापन करते हैं वो। अब महाराष्ट्र में उनको एक सीट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। महाराष्ट्र में जहां उनकी पार्टी रही है, अब वो दिल्ली में आकर चुनाव लड़ेंगे। अब कुछ पैसे उसे खर्च करेंगे, पैसा यही लोग देंगे, चाहे वो जीतन राम मांझी के उम्मीदवार हो, चाहे चिराग पासवान के उम्मीदवार हो। इनका मुख्य मकसद यही है कि दलित वोटों में जो सारे वोट चले जाते हैं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, देखिए अगर कांग्रेस मजबूत दिखाई देगी तो दिल्ली का दलित और मुसलमान कांग्रेस के साथ चला जाएगा, और अगर दलित और अगर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार मजबूत दिखाई देगा तो दलित और मुसलमान और बाकी जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जो बीजेपी के विरोधी वोटर्स हैं, वो उसके साथ चले जाएंगे। ये बात क्लियर है। तो उसमें से अगर 500,000 वोट भी कट करके इन पार्टियों को मिल जाता है तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इससे नुकसान हो सकता है। ये सोच भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। एनडीए में बिखराव है कि नहीं है वो तो एक अलग विषय है। एनडीए में कभी एकजुटता कभी उस ढंग से थी ही नहीं। जो उनके पुराने सहयोगी थे, शिव सैनिक वो अलग ही हो गए, अकाली दल अलग ही हो गया, तो ऐसा नहीं है। उनके बारे में सबको सशंकित, सभी सशंकित हैं कि ये साथ रहते हुए भी जेब काटते हैं लोग, कि मतलब साथ साथ चल रहे हैं उसमें से जेब काटना शुरू कर दिया। तो ये इनकी आदत से सब परिचित है। नीतीश कुमार भी मौका देखते होंगे, उनको लग रहा होगा कि किसी मित्र ने सही कहा कि वो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी जो भूमिका उनके हिसाब से जो प्रतीक्षित है, अब उसका समय कब आता है कब नहीं आता है, इसको देखते हुए कर सकते हैं वो। और जब महाराष्ट्र में जाकर के अमित शाह बोलते हैं इंडिया अलायंस के बारे में, अब उनको ये पता ही नहीं है कि भाई महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी इंडिया अलायंस नहीं था।
वहां महाविकास आघाड़ी था, एमपीए था, वहां इंडिया अलायंस तो नहीं था। तो विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं तो अपने अपने हिसाब से लोग अपना समीकरण बनाते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव होता है वहां इंडिया अलायंस एकजुट होकर के रहता है। और बाकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बीजेपी के साथ जाकर के कोई काम कर रहा है इंडिया अलायंस का पार्टनर, ऐसा तो नहीं हो सकता है तो उसी अपने ही क्षेत्रीय दलों के साथ मिलजुल करके वो लोग कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी बौखलाहट तो है, इनकी बेचैनी भी है, घबराहट भी है। कि सबसे बड़ी बात है कि हम जब संघ का पूरा होगा 200 साल तो उस समय हम क्या प्रेजेंट करेंगे, कौन सा तोहफा देंगे, हमारे पास अभी तो कुछ नहीं है। तो इसलिए दिल्ली को जीतने के लिए ये सारी कोशिश लगा देंगे। और ये बहुत चिंताजनक बात है जो कि प्रवेश वर्मा जो 8 महीने पहले उनका लोकसभा के सदस्य नहीं रह गए, उनका मकान अभी तक खाली नहीं किया गया। विपक्ष के जितने भी रहे लोग उनके सबके बंगले खाली करा दिए, सबके फ्लैट खाली करा दिए, यहाँ तक कि चिराग पासवान का ही जिस मकान में रहते थे रामविलास जी वाले उसी को खाली करा दिया था। तो जी ये सारे तो हो सकते हैं, तो भाजपा के लोगों के नहीं हो रहा। हम लोग जो यहाँ घूमते टहलते रहते हैं तो लोग पूछते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, जब मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं लोग हमारे इलाके गाजीपुर में भी लोग, कि साहब क्या बात है कि कैसे 8 महीने से कैसे रह रहा था, और उस बंगले में अगर कोई स्थायी तो रह ही नहीं सकता है तो फिर उसके नाम का वोटर कैसे बन जाएगा, वो ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में घुस रही हैं, लोग समझ रहे हैं, और उसमें लग रहा है कि बीजेपी को एक बार फिर अगर नाउमीदी हाथ लगे दिल्ली में भी तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अगर दिल्ली हारते हैं तो समझ लीजिए कि सही हमारे मित्रों ने कहा कि अभी जनवरी शुरू हो रहा है, नवंबर दिसंबर आते आते थोड़ा सा मामला इनका डामाडोल होने वाला है, क्योंकि बिहार इनके पक्ष में नहीं जाने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ। जी राजीव जी, बिहार इनके पक्ष में नहीं जाने वाला है, ये गारंटी दे रहे हैं जयशंकर जी। और दूसरी तरफ दिल्ली अगर ये हार जाते हैं तो परिस्थितियां बदलेंगी, और जैसा राहुल लाल जी कह रहे थे कि मध्यावधि चुनाव की तरफ देश जा सकता है, वो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। और बहुत सही कह रहे थे राहुल लाल जी कि आने वाले समय में आप उसके लिए भी तैयार रहिए, और कांग्रेस पार्टी खासकर तैयार रहे कि और अभी से लोकसभा की तैयारियां करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है आज की तारीख में, आप जानते हैं, उस लिहाज से भी। तो बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं, उस पर विश्लेषण करते हैं, जो खबरें आती हैं उस पर विश्लेषण करते हैं। आज भी वही कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जयशंकर जी, आपका बहुत शुक्रिया।